नमस्कार दोस्तों। भारत और नेपाल के बीच में जो दूरियां बढ़ी थी उसका फायदा चाइना उठाकर नेपाल को भारत के खिलाफ लगातार भड़का रहा था। लेकिन नेपाल और भारत के बीच में जो दूरियां थी अभी खत्म हो गए हैं। दोनों के बीच जो रिश्ते हैं वो नॉर्मल हो गए हैं। ये भारत की कूटनीतिक जीत हुई है और चाइना को भारत ने एक करारा जवाब दिया है। चाइना को तो शौक लगा ही है। चाइना को झटका इसलिए लगा है क्योंकि चाइना चाहता था कि नेपाल एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, नेपाल के माध्यम से भारत को काउंटर करना और भारत के करीब पहुंचना चाह रहा था चाइना, क्योंकि भारत और चाइना के बीच में जो अभी तकरार चल रहा है अभी भी जारी है, क्योंकि सीमा विवाद ये है भारत और चीन को लेकर। तो चाइना, भारत नहीं चाहता था कि जो चाइना है भारत के करीब पहुंचे। तो भारत की जो एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत हुई है। तो चलिए जानेंगे इसे डिटेल से। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कर दीजिएगा। आइए स्टार्ट से इसे जानना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या समझौता हुआ है भारत और नेपाल के बीच में। सबसे बड़ा जो समझौता हुआ है हाइड्रो पावर्स इलेक्ट्रिसिटी में। भारत बहुत बड़ा निवेश करने वाला है। कहाँ पर? नेपाल के अंदर निवेश करेगा। उसके साथ साथ भारत 10,000 मेगावाट का बिजली को इंपोर्ट्स करेगा, यानी नेपाल से भारत बिजली का इंपोर्ट यानी आयात भी करेगा निवेश के साथ साथ। उसके साथ साथ भारतीय रॉकेट्स के द्वारा जो नेपाली सैटेलाइट्स है जिसका नाम है मुनाल नेपाली एक सैटेलाइट्स है, इसे भी भारतीय रॉकेट्स के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। उसके साथ साथ जो क्रॉस बॉर्डर ट्रांसमिशन लाइनें हैं, यानी कि जो बिजली की लाइनें हैं एक देश से दूसरे देश के बीच में, ये भी बिछाई जाएगी। और जो भूकंप आता रहता है लगातार कहाँ पर? नेपाल के अंदर, तो जो भी राहत सामग्री होगी वो भारत तुरंत ही पहुंचाएगा। कहाँ पर? नेपाल के अंतर्गत। तो ये सब हुए हैं समझौते। इसके लिए भारत 1,000 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार है, यानी कि 1,000 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार है भूकंप राहत पैकेज के रूप में। किसको? नेपाल को। तो ये सब सारी चीज़ों को लेकर जो नेपाल के साथ समझौता हुआ है, तो नेपाल और भारत के बीच में जो रिलेशन है अभी नॉर्मल्स हो गए हैं। तो आइए समझते हैं कि क्या क्या विवाद हो गया था चाइना और इंडिया के बीच में। यहाँ पर देखिए, ये है मैप, ये है लोकेशन है नेपाल से। यहाँ पर है नेपाल का लोकेशंस। फिर यहाँ पर है भारत का उत्तराखंड से, ऊपर है चाइना यानी कि तिब्बत का जो एरिया चाइना की अभी तो तिब्बत पर जो कब्जा है चाइना का ही कब्जा है, तो ये चाइना का एरिया हो गया है तिब्बत। तो फिर नीचे भारत का मैप है। तो इसमें विवाद क्या हो गया था? नक्शा को लेकर विवाद हो गया था और उसमें भारत और नेपाल के बीच जो दूरियां हैं वो लगातार बढ़ती चली गई और उसको लेकर चीन इस बढ़कर नेपाल का स्वागत किया। मतलब कि चाइना बढ़कर नेपाल के अंदर निवेश करना शुरू कर दिया, पैसा देना शुरू कर दिया और जो नेपाली प्रोडक्ट्स थे इसको इंपोर्ट यानी जो ड्यूटी फ्री है वो करके लेना शुरू कर दिया चाइना। किसको? नेपाल का जो नेपाली प्रोडक्ट्स है। क्योंकि चाइना चाहता था कि जैसे हम नेपाल के नज़दीक पहुंचेंगे, नेपाल में पहुंचेंगे, तो नेपाल के माध्यम से हम भारत के एकदम नज़दीक पहुंच जाएंगे, एकदम बॉर्डर पहुंच जाएंगे। तो किसी भी तरीके से जब युद्ध हुआ चाइना और भारत के बीच में, तो इसका एडवांटेज यानी फ़ायदा चाइना को मिल जाता है। लेकिन अब ये समझौते भारत और नेपाल अपने बीच रिश्तों को सामान्य कर लिए हैं। तो ये जो समझौता है चाइना को एक झटका लग गया है। तो आइए जानते हैं जो हाइड्रो पावर से इससे किस प्रकार से फ़ायदा हो जाएगा। क्योंकि 10 सालों के लिए 10,000 मेगावाट बिजली खरीदेगा कौन? भारत। 10 सालों के लिए 10,000 मेगावाट बिजली भारत खरीदेगा। ये समझौता 25 सालों के लिए हुआ है। कितने साल के लिए हुआ है? 25 सालों के लिए हुआ है। क्योंकि पहले तो एक बार मुलाकात हुई थी, जो वहाँ के प्रधानमंत्री भारत आए थे, तो औपचारिक समझौता नहीं हुआ था। अभी जो एस जयशंकर साहब भारत के विदेश मंत्री नेपाल गए हैं, 4-5 जनवरी तक नेपाल में हैं, तो फिर ये समझौते पर औपचारिक रूप से शामिल हो गया है। ऐसे में पिछले जो 10-15 साल में भारत और दक्षिण एशिया के बीच जो भी बिजली पैदा करेंगे उसके साथ साथ ट्रांसमिशन लाइनें भी बिछाई जाएगी भारत और नेपाल के बीच में। भारत न केवल अब सिर्फ उत्पादन करेगा बिजली का, लेकिन भारत एक ट्रांजिट देश भी बन गया है। ट्रांजिट देश का मतलब क्या होता है आइए मैप में समझाते हैं कि ट्रांजिट देश भारत कैसे बन गया है। जैसे कि भारत कोई भी बिजली उत्पादन नेपाल में हो रही है, तो नेपाल से बिजली नेपाल जो देश है ये अपने जो भी बिजली है वो बेच सकता है भारत के माध्यम से। किसको? भूटान को, भारत के माध्यम से बांग्लादेश को। तो भारत एक ट्रांजिट देश की तरह काम कर सकता है। इसको भारत को आसानी होगी, भारत को इससे भी फायदा होगा, नेपाल को भी फायदा होगा। भारत और नेपाल के बीच में जो रिश्ते हैं वो भी नॉर्मलाइज होंगे। पहाड़ के पानी का इस्तेमाल न सिर्फ सिंचाई के लिए किया जा सकता है बल्कि पनबिजली उत्पादन के लिए भी किया जा सकता है। नेपाल एक पहाड़ी एरिया है, नेपाल से कई सारी नदियां निकल कर आती हैं, तो वहाँ पर हाइड्रो प्रोजेक्ट्स काफ़ी सारे चल सकते हैं, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है।
भारत जो नेपाल से बिजली आयात करेगा, भारत जो खरीदेगा नेपाल से बिजली, ये कहाँ ये इसका इस्तेमाल कहाँ कर सकता है, क्योंकि भारत लगभग उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, ये सब 4-5 राज्यों से बॉर्डर शेयर करता है नेपाल से। तो अभी जो उत्तर प्रदेश यहाँ पर इलाका है, यहाँ पर बिजली की जो उपलब्धता है ये 50% अभी भी कमी है। तो नेपाल से भारत बिजली खरीद कर जो उत्तर प्रदेश है उसकी जो बिजली आपूर्ति है वो पूरा कर सकता है। तो इससे चीन को क्या जवाब मिला है, क्योंकि भारत 5 ऐसे राज्य जिनकी सीमा नेपाल से लगती है, सिक्किम हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, यहाँ पर देखिए ये सिक्किम हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, ये बॉर्डर लगता है। अब कुल मिलाकर नेपाल से भारत का जो राज्य है कितने एरिया का बॉर्डर शेयर करते हैं, तो लगभग 1800 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करते हैं, इससे ज़्यादा ही बॉर्डर शेयर करते हैं। लेकिन नेपाल है इसका लोकेशन जो है स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, इसलिए चाइना इसके करीब आना चाह रहा है। भारत के साथ जो नेपाल का बिजली ट्रांसमिशन है, यानी कि जो बिजली है भारत और नेपाल के बीच में जो लाइनें बिछ रही थी, इसको आपत्ति जताया था चाइना के द्वारा, इस पर आपत्ति जताई गई थी। क्यों जताई गई थी, क्योंकि चाइना नहीं चाहता था कि भारत और नेपाल का जो रिश्ता है ये नॉर्मलाइज हो, भारत इसके नेपाल के करीब पहुंचे। यही दरार का तो फायदा उठा रहा था चाइना। भारत को न केवल हिमालय से खतरा है, बल्कि चीन और नेपाल में जो अपना दखल, जो चाइना के द्वारा नेपाल में लगातार दखल देता जा रहा था, इससे भी भारत को बहुत ज़्यादा खतरा था। तो अब तो रिश्ते नॉर्मल हो गए हैं। अगर कोई तिब्बत पर कोई भी समस्या आती है, यहाँ पर देखिए तिब्बत का एरिया है, तिब्बत पर कोई भी समस्या आती है तो चाइना सोचता है कि अगर हम नेपाल में अपना अड्डा बना लेते हैं, हम भूटान में अपना अड्डा बना लेते हैं, तो यहाँ से हम जो तिब्बत पर किसी भी प्रकार की समस्या आई तो इसे हम हल कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारा नेपाल और भूटान से रिश्ता हमारा अच्छा नहीं है तो हमें फिर से यहाँ से आना होगा, तो तिब्बत को सुरक्षा देने में चाइना को कठिनाई होगी। अब भारत को इससे फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन अगर चाइना नेपाल के पास भूटान में बैठा रहता है तो भारत को इससे सबसे ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, क्योंकि चाइना एकदम भारत के बॉर्डर पर आ जाएगा। नेपाल में चीन का प्रभाव किस प्रकार है इसको भी जानते हैं। तो जो नेपाल में चीन का प्रभाव किस प्रकार है, चीन नेपाल का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। जो नेपाल है चीन का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। कितना व्यापार होता था दोनों के बीच में, 180 करोड़ अमेरिकी डॉलर्स, 180 करोड़ अमेरिकी डॉलर्स का व्यापार था। किसके बीच में, नेपाल और उसके बाद चाइना के बीच में। नेपाल और चाइना के बीच में 180 करोड़ अमेरिकी डॉलर का व्यापार होता था। उसमें भी 80 लाख डॉलर्स का जो व्यापार है ये केवल इतना, मतलब इतने रुपए का सामान नेपाल के द्वारा चाइना भेजा जाता था। चीन अपने यहाँ 8,000 से अधिक जितने भी नेपाली प्रोडक्ट्स हैं, 8,000 से अधिक उसको ड्यूटी फ्री रखता था। मतलब कि कोई भी शुल्क नहीं लेता था, सीमा शुल्क नहीं लेता था, आप आकर चाइना में बेच सकते थे, इतना रियायत देता था। और जो चाइना है नेपाल में निवेश करके भी रखा था ताकि नेपाल चाइना के कब्जे में आ सके, मतलब चाइना का बात कर सकते। इसी दौरान चीन और नेपाल के बीच में करार भी हुए थे, 10-12 समझौते भी हुए थे। वो समझौता हुआ था कृषि हो गया, मछली व्यापार, हेल्थ सिमकेट हो गया, रोड प्रोजेक्ट हो गया। हालांकि इस यात्रा के दौरान जो यहाँ पर 7 दिनों की यात्रा हुई थी नेपाल के प्रधानमंत्री की चाइना में, इस यात्रा के दौरान जो चाइना का प्रोजेक्ट है BRIC यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट पर कोई भी समझौता नेपाल के द्वारा नहीं किया गया था। वहीं एक प्रोफेसर हैं JNU के एक प्रोफेसर है जिनका नाम है संजय भारद्वाज। इनका कहना है कि भले ही नेपाल चाइना कितना भी करीब आ जाए, चाइना कितना भी निवेश कर ले नेपाल के अंदर, लेकिन भारत से दूर ज़्यादा समय तक नेपाल नहीं रह सकता। इसलिए नहीं रह सकता क्योंकि नेपाल और भारत के बीच में रोटी और बेटी का संबंध है, क्योंकि शादी विवाह रिश्ते भी नेपाल और भारत के बीच में होते रहते हैं। तो इन दूरियों को पाट नहीं सकता चाइना के द्वारा। तो ये था दोनों के बीच में। हाल के दिनों में नेपाल के साथ जो विवाद हुए थे, विवाद का कारण क्या था, विवाद के बारे में समझ लेते हैं एक बार विवाद देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये है नेपाल का बॉर्डर, यहाँ पर उत्तराखंड पे 2 लोकेशन है, एक का नाम है लिम्पियाधुरी और उसके बाद कालापानी। यहाँ पर क्षेत्र है लिम्पियाधुरी, कालापानी क्षेत्र है उत्तराखंड में। भारत कहता है, भारत ने एक नक्शा जारी किया था जब से भारत जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में डिवाइड किया है, एक लद्दाख एक जम्मू कश्मीर। तब से एक भारत के द्वारा 2019 में ही एक नया नक्शा जारी किया गया था।
तो भारत जो लिम्पिया धुरी और काला पानी है इस क्षेत्र को भारत के मैप में दिखाया, तो इसका विरोध नेपाल के द्वारा किया गया। नेपाल कहा कि नहीं, नेपाल भी 2020 में एक नया नक्शा जारी कर दिया। तो नेपाल क्या बोला, नेपाल बोला कि जो लिम्पिया धुरी और काला पानी का क्षेत्र है ये नेपाल का एरिया है, भारत का एरिया नहीं है। इन सब सारी चीज़ों को लेकर विवाद बढ़ता चला गया। उसके साथ साथ 2023 में भारत के संसद भवन में एक अखंड भारत का नक्शा लगाया गया, एक अखंड भारत का नक्शा लगाया गया। इसमें एक नेपाल में बुद्ध जी की तस्वीर थी, तस्वीर को लुम्बिनी में दिखाया गया, लुम्बिनी को भारत का एरिया दिखाया गया, मतलब इस नक्शे में दिखाया गया। तो भारत मतलब नेपाल इस चीज़ को लेकर भी विरोध किया। नेपाल का कहना है कि जो लुम्बिनी है वो नेपाल के अंतर्गत है और नेपाल का एक सांस्कृतिक केंद्र है, इसे भारत को अपने मैप में नक्शे में नहीं दिखाना चाहिए, हालांकि भारत ने अखंड भारत में दिखाया था। तो इन सब सारी चीज़ों को लेकर नेपाल और भारत के बीच में जो दूरियां हैं वो लगातार बढ़ती गई। इसी का फ़ायदा उठाकर चाइना नेपाल के करीब आ रहा था और भारत के करीब पहुंच रहा था नेपाल के माध्यम से। लेकिन अभी जो भी तकरार थे नेपाल और भारत के बीच में वो खत्म हो गए हैं और कई सारे प्रोजेक्ट जो नेपाल है और समझौते हुए हैं भारत और नेपाल के बीच में, और चाइना की जो आशा थी उसके आशा पर पानी फिर गया है। तो ये था नेपाल, चाइना और भारत का जो तिकड़ी रिलेशन, अच्छा हुआ था बुरा हुआ था उसके बारे में। थैंक यू।